किसी भी बड़ी क्रांति या किसी बड़े इंसान के पीछे अक्सर एक कहानी होती है जो पर्दे के पीछे रह जाती है। एक ऐसी शक्ति की कहानी जो मतलब चुपचाप सब कुछ सहती है, सब कुछ संभालती है ताकि वो इंसान अपना मकसद पूरा कर सके। आज हम एक ऐसी ही शख्सियत की दुनिया में उतर रहे हैं, रमाबाई अंबेडकर, जिन्हें लोग प्यार से रमाई भी कहते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सिर्फ डॉक्टर B.R. अंबेडकर की पत्नी की कहानी नहीं बताते, बल्कि उस नींव को दिखाते हैं जिस पर इतना बड़ा संघर्ष खड़ा हुआ। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद सिर्फ उनके त्याग की एक लिस्ट बनाना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस त्याग के पीछे की सोच क्या थी, वो भावनाएं क्या थी। मतलब एक इंसान इतनी मुश्किलों के बावजूद बिना किसी शिकायत के एक बड़े लक्ष्य के लिए अपना सब कुछ कैसे समर्पित कर सकता है। हम आज रमाई के जीवन के किस्सों के जरिए उनके मन की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। रमाबाई का बचपन कैसा था? क्योंकि अक्सर महान लोगों के साथियों की जो शुरुआती जिंदगी होती है उसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। और उनकी शुरुआत ही मतलब संघर्ष की कहानी कहती है। रमाबाई का जन्म 7 फरवरी 1898 को महाराष्ट्र के एक बहुत छोटे से गांव में हुआ था। परिवार बेहद गरीब दलित मतलब महार समुदाय से था। उनके पिता भीकू धृत्रे बंदरगाह पर मछलियों से भरी टोकरियां ढोने का काम करते थे। अच्छा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गुजारा कितनी मुश्किल से होता होगा। और ये मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब बहुत छोटी उम्र में ही रमाई ने पहले अपनी माँ को और फिर कुछ समय बाद अपने पिता को भी खो दिया। मतलब वो बहुत कम उम्र में ही अनाथ हो गई। फिर उनकी परवरिश कैसे हुई? उनके चाचा और मामा उन्हें और उनके भाई बहनों को मुंबई ले आए और यहीं करीब 1906 में उनकी शादी भीमराव अंबेडकर से हुई। रमाई तब सिर्फ 9 साल की थी और बाबा साहेब करीब 14 या 15 के। उस जमाने में बाल विवाह तो आम था, लेकिन जिस तरह से उनकी शादी हुई वो बहुत कुछ बताता है। क्या मतलब कुछ खास था उसमें? हाँ, उनकी शादी किसी बड़े हॉल या घर में नहीं हुई। वो मुंबई के भायखला सब्जी बाजार के एक खुले शेड में हुई थी, रात के समय जब बाजार बंद हो जाता था। सब्जी बाजार में? हाँ, ये एक तरह से उनके आने वाले जीवन का प्रतीक था। सादगी, संघर्ष और खुले आसमान के नीचे एक नई शुरुआत। कोई धूमधाम नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस 2 जिंदगियों का साथ आना। ये तो सच में एक बहुत ही विनम्र शुरुआत थी। तो यहाँ से उनकी साझेदारी शुरू होती है और फिर वो दौर आता है जब बाबा साहेब अपनी पढ़ाई के लिए विदेश चले जाते हैं। ये रमाई के लिए सबसे बड़ी परीक्षा का समय रहा होगा, है ना? स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं कि उन्होंने अकेले घर कैसे संभाला? ये उनकी जिंदगी का शायद सबसे कठिन दौर था और यहीं उनके चरित्र की असली ताकत दिखती है। बाबा साहब पहले अमेरिका गए, फिर लंदन, मतलब सालों तक वो दूर थे और यहाँ मुंबई में घर पर गरीबी अपने चरम पर थी। सूत्रों में जिक्र है कि कई दिन ऐसे गुजरते थे जब पूरे परिवार के लिए सिर्फ 2 भाकरियां मतलब मोटी रोटियां बनती थीं। सिर्फ 2? हाँ, रमाई और उनकी जेठनी लक्ष्मीबाई पहले बच्चों को खिलाती थी और फिर जो कुछ भी बचता उससे अपना गुजारा करती थी। सिर्फ 2 भाकरियां, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन ये सिर्फ खाने की कमी का संघर्ष नहीं था, है ना? ये अपनी गरिमा को बनाए रखने की भी लड़ाई थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ पेट भरने की लड़ाई नहीं थी। रमाई ने घर चलाने के लिए गोबर के उपले बनाकर बेचे। आप सोचिए, वो महिला जिसके पति विदेश में डॉक्टरेट कर रहे हैं, वो खुद उपले बेच रही है ताकि घर का चूल्हा जल सके। वो और उनका बेटा यशवंत दूर दूर तक पैदल जाकर सूखी लकड़ियां बीन कर लाते थे ताकि पड़ोसियों को ये ना पता चले कि उनके घर में ईंधन खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। ये आत्मसम्मान की लड़ाई थी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने इन सब मुश्किलों का जिक्र कभी बाबा साहब से नहीं किया। वो उन्हें चिट्ठियों में ये सब क्यों नहीं बताती थी? उनके मन में क्या चलता होगा? यही तो उनकी महानता है। वो जानती थी कि बाबा साहेब जिस मिशन पर हैं, वो किसी एक परिवार का नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के भविष्य का मिशन है। उन्हें लगता था कि अगर वो अपनी परेशानियां बताएंगी तो बाबा साहेब का ध्यान बढ़ जाएगा, वो चिंतित हो जाएंगे। वो एक ढाल बनकर खड़ी रहीं। उनके मन में ये साफ था कि उनका व्यक्तिगत त्याग एक बहुत बड़े सामाजिक बदलाव के लिए जरूरी है। ये एक गहरी समझ और असाधारण मानसिक शक्ति को दिखाता है। और क्या बाबा साहेब इस त्याग को जानते थे या उसे महत्व देते थे? बिल्कुल,
वो रमाई के इस योगदान को बहुत गहराई से समझते थे। और सिर्फ वही नहीं, यहाँ तक कि बाबा साहेब की दूसरी पत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर, जिन्हें माई साहेब कहा जाता था, वो भी रमाई का बहुत सम्मान करती थी। अच्छा। हाँ, एक बहुत अच्छा किस्सा है। एक बार कुछ लोगों ने सविता जी के नाम पर एक स्कूल खोलने का प्रस्ताव रखा। जानते हो उन्होंने क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि इस स्कूल का नाम रमाबाई के नाम पर रखा जाना चाहिए, क्योंकि उनका त्याग कहीं ज्यादा बड़ा है। ये बात रमाई के कद को और ऊंचा कर देती है। ये तो सच में बहुत बड़ी बात है। तो एक तरफ ये आर्थिक संघर्ष था, लेकिन जैसा कि हमने शुरू में बात की, उनके जीवन में व्यक्तिगत दुख भी कुछ कम नहीं थे। ये उनके बच्चों से जुड़ा है ना? हाँ, और ये उनकी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। आर्थिक तंगी तो शायद फिर भी झेली जा सकती है, लेकिन एक माँ के लिए अपने बच्चों को खोने से बड़ा दुख कोई नहीं होता। रमाई और बाबा साहेब के 5 बच्चे हुए, लेकिन उनमें से सिर्फ एक, यशवंत ही जीवित बच पाए। सिर्फ एक? हाँ, उनके 4 बच्चे, गंगाधर, रमेश, इंदु और राजरत्न, बचपन में ही चल बसे। एक के बाद एक 4 जनाजे। 4? ये तो दिल दहला देने वाला है। मैंने एक घटना के बारे में पढ़ा है जो इस दर्द को और भी गहरा कर देती है। जब उनके बेटे गंगाधर की मृत्यु हुई। हाँ, वो घटना उनके जीवन की सबसे मार्मिक त्रासदियों में से एक है। जब बेटे गंगाधर का निधन हुआ तो परिवार के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि उसके शव को ढकने के लिए एक नया कफन खरीद सकें। उस वक्त रमाई ने अपनी पहनी हुई साड़ी का पल्लू फाड़ा और उससे अपने बेटे के शव को ढका। अपनी साड़ी का पल्लू? हाँ, आप उस माँ की मनस्थिति की कल्पना कीजिए जो अपने बच्चे को एक नया कफन तक नहीं दे पा रही। ये सिर्फ गरीबी नहीं है, ये बेबसी की इंतहा है। इन सब त्रासदियों का, खासकर उनके आखिरी बेटे राजरत्न की मौत का बाबा साहेब पर और उनके रिश्ते पर क्या असर हुआ? राजरत्न बाबा साहेब के सबसे प्यारे बेटे थे। जब 1926 में सिर्फ 4 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई तो बाबा साहेब पूरी तरह टूट गए। उन्होंने अपने एक दोस्त दत्तोबा पवार को एक खत लिखा था और उसके शब्द उनके दर्द को बयां करते हैं। उन्होंने लिखा, हमारे 3 बेटों और एक बेटी के जाने के बाद यही आखिरी बेटा हमारे बुढ़ापे का सहारा था। उसके जाने से हमारी जिंदगी का सारा स्वाद, सारा नमक ही चला गया है। मेरे लिए जीवन अब जंगली घास से भरे एक बाग जैसा है। जंगली घास से भरा बाग, ये बहुत गहरी बात है। तो इस दुख ने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया होगा। असल में हुआ इसका उल्टा। यहाँ उनके रिश्ते की एक और जटिल परत सामने आती है। इस हादसे के बाद बाबा साहब ने खुद को काम में और भी ज्यादा डुबो दिया। वो परिवार से जैसे कट से गए। वो घर पर नहीं रहते थे, अपने छोटे से ऑफिस में ही सोते थे। खाना घर से टिफिन में जाता था। अच्छा। रमाई दिन भर इंतजार करती थी और कई बार जब वो टिफिन बिना खुला वापस आता तो रमाई भी उस दिन खाना नहीं खाती थी। ये दिखाता है कि इतने बड़े दुख को झेलते हुए उनके रिश्ते में एक खामोशी, एक दूरी आ गई थी। दोनों अपना अपना दर्द अकेले झेल रहे थे। तो अब तक जो तस्वीर बन रही है वो एक ऐसी महिला की है जो चुपचाप सब कुछ सह रही है। लेकिन क्या वो सिर्फ ऐसी ही थी? क्या उनका अपना कोई व्यक्तित्व, अपनी कोई आवाज नहीं थी? बिल्कुल थी, और ये जानना बहुत जरूरी है। वो सिर्फ एक मूक बलिदान की मूर्ति नहीं थी। उनके अंदर एक जबरदस्त आत्मसम्मान था। एक बहुत मशहूर किस्सा है, बाबा साहेब चाहते थे कि रमाई भी पढ़े लिखें, इसलिए वो उन पर थोड़ा जोर देते थे। एक दिन रमाई नाराज हो गई और उन्होंने पलटकर जवाब दिया। क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं अनपढ़ हूँ, अगर आपको एक पढ़ी लिखी पत्नी चाहिए तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन इस उम्र में मुझसे पढ़ाई नहीं होगी। अरे वाह, ये तो उनकी एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाता है। मतलब वो अपनी बात कहना जानती थी। बिल्कुल। बाद में उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीखा भी, लेकिन ये घटना दिखाती है कि वो किसी दबाव में आने वाली नहीं थी। उनमें एक निडरता थी। और इसी निडरता और उनके रिश्ते की गहराई को समझने के लिए 2 पत्रों की कहानी बहुत दिलचस्प है, जिनका जिक्र हमारे स्रोतों में है। हाँ, ये पत्रों वाली बात बहुत अहम है। एक तो असली पत्र है और एक वो जो बहुत मशहूर है। चलिए पहले असली वाले की बात करते हैं। वो कैसा था? असली पत्र बाबा साहब ने नवंबर 1921 में लंदन से लिखा था और वो बहुत ही सीधा, संक्षिप्त और व्यावहारिक था। उसमें कोई बहुत भावनात्मक बातें नहीं थी। उन्होंने लिखा था, प्रिय रामू, नमस्ते, तुम्हारा पत्र मिला। मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ। अगर पैसे कम पड़ जाएं या खत्म हो जाएं तो अपने कुछ गहने बेचकर घर चला लेना। फिक्र मत करना, मैं वापस आके तुम्हारे लिए नए बनवा दूंगा। इस पत्र में चिंता है पर अंदाज बहुत तथ्यात्मक है। ठीक है।
तो ये एक जिम्मेदार पति का पत्र है जो दूर से घर की चिंता कर रहा है। लेकिन फिर एक दूसरा पत्र है जो सोशल मीडिया पर, किताबों में, हर जगह मिलता है। उसे बाबा साहेब का प्रेम पत्र कहा जाता है। वो तो बहुत ही ज्यादा भावनात्मक है। हाँ, और वो कथित पत्र 30 दिसंबर 1930 का बताया जाता है। उसमें जो भाषा है वो बिल्कुल अलग है। जैसे, रमा, तुम मेरे दिल की गहराइयों में बसी हो। सोचता हूँ अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आई होती तो मेरा क्या होता। मैं शायद टुकड़ों में बिखर गया होता। मेरे सपनों का खेल पूरी तरह बर्बाद हो गया होता। ये शब्द उनके रिश्ते की एक बहुत ही कोमल और गहरी तस्वीर दिखाते हैं। एक मिनट, तो आप कह रही हैं कि ये दूसरा इतना मशहूर पत्र बाबा साहेब ने लिखा ही नहीं था? ये सच नहीं है। यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। हमारे स्रोत साफ बताते हैं कि ये भावनात्मक पत्र बाबा साहेब ने नहीं लिखा। ये असल में प्रसिद्ध लेखक यशवंत मनोहर के मराठी उपन्यास रमाई का एक हिस्सा है। उपन्यास का हिस्सा? हाँ, मनोहर जी ने कल्पना की थी कि अगर बाबा साहेब अपनी भावनाओं को शब्दों में उतारते तो वो कैसी होती, और उनकी कल्पना इतनी शक्तिशाली, इतनी सटीक थी कि लोगों ने उसे सच मान लिया। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब रमाई के त्याग और उनके रिश्ते की कहानी में इतनी ताकत थी कि एक लेखक की कल्पना सच से ज्यादा बड़ी हो गई। बिल्कुल। लोग उस भावना से इतना जुड़ गए कि उन्होंने उसे ही हकीकत मान लिया। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कभी-कभी मिथक सच से ज्यादा ताकतवर क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो उस भावना को पकड़ लेते हैं जिसे लोग महसूस तो करते हैं पर शब्द नहीं दे पाते। यशवंत मनोहर के शब्दों ने उस खामोश प्यार और सम्मान को आवाज दे दी जो बाबा साहेब के मन में रमाई के लिए जरूर रहा होगा, भले ही उन्होंने उसे ठीक वैसे न लिखा हो। रमाई ने अपने घर परिवार के लिए तो सब कुछ किया, लेकिन क्या उन्होंने बाबा साहेब के सामाजिक कामों में भी कभी कोई भूमिका निभाई? सीधे तौर पर नहीं, लेकिन परोक्ष रूप से वो हमेशा उनके मिशन का हिस्सा रही। वो बहुत धार्मिक विचारों की थी, पूजा पाठ में विश्वास रखती थी। इसके बावजूद 1929 में जब वो धारवाड़ में थी तो उन्होंने बाबा साहेब के कहने पर एक अंतरजातीय चाय पार्टी में हिस्सा लिया। अच्छा। उस दौर में एक दलित महिला का सवर्णों के साथ बैठकर चाय पीना एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटना थी। हाँ। उन्होंने अपने व्यक्तिगत विश्वासों से ऊपर उठकर अपने पति के सामाजिक लक्ष्य का साथ दिया। और एक और किस्सा है उनके गहनों का, है ना? हाँ, जब दलित छात्रों के लिए चलाए जा रहे एक हॉस्टल में पैसों की कमी हो गई और बच्चों के खाने का संकट खड़ा हो गया, तो रमाई ने तुरंत अपने गहनों निकाल कर दे दिए और कहा कि इन्हें गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम कर लो। ये दिखाता है कि उनके लिए वो मिशन अपने जेवरों या किसी भी निजी चीज से कहीं ज्यादा बड़ा था। और ये समर्पण उनकी जिंदगी के आखिरी पलों तक कायम रहा। वो काफी समय से बीमार चल रही थीं। हाँ, वो लंबे समय तक बीमार रहीं। 27 मई 1935 को जब उनका निधन हुआ, तब भी उनके मन में अपने पति का मिशन ही था। वाह। अपनी आखिरी सांसों में उन्होंने बाबा साहेब से एक वादा लिया। उन्होंने कहा, आप हिम्मत नहीं हारेंगे, आप निराश नहीं होंगे और जो काम आपने हाथ में लिया है उसे पूरा करेंगे। एक पत्नी के अपने पति को आखिरी शब्द थे। व्यक्तिगत कुछ नहीं, सिर्फ मिशन को जारी रखने की हिम्मत। उनकी मृत्यु का बाबा साहेब पर क्या असर हुआ? वो पूरी तरह टूट गए थे। कहते हैं वो एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोए थे और शायद उनके जाने के बाद ही उन्हें उस खालीपन का सबसे ज्यादा एहसास हुआ। सालों बाद 1941 में जब उन्होंने अपनी बहुत महत्वपूर्ण किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान लिखी, तो उन्होंने वो किताब रमाई को समर्पित की। अच्छा। हाँ, और वो समर्पण बहुत कुछ कहता है। उसमें क्या लिखा था? उन्होंने लिखा कि ये किताब रामू को एक भेंट है। उसके नेक दिल, महान विचारों, चरित्र की पवित्रता और उन मुश्किल दिनों में असीम धीरज के साथ मेरे साथ खड़े रहने के साहस की सराहना में। ये शब्द बाबा साहेब का सार्वजनिक स्वीकारनामा थे कि रमाई के बिना उनका सफर अधूरा था। तो रमाबाई अंबेडकर की कहानी सिर्फ एक पत्नी के त्याग की कहानी नहीं है, ये एक मौन क्रांति की कहानी है। एक ऐसे अटूट विश्वास और समर्पण की कहानी है जिसने भारतीय इतिहास की धारा को मोड़ने में मदद की। वो उस नींव के पत्थर की तरह थी जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन पूरी इमारत का बोझ उसी पर होता है। बिल्कुल।
और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। हम इतिहास में किसी के योगदान को कैसे मापते हैं? क्या सिर्फ उनके भाषणों, किताबों या सार्वजनिक कामों से, या फिर उन अनगिनत खामोश बलिदानों से भी जो उन महान कामों को संभव बनाते हैं? शायद हमें अपने आसपास भी उन मौन साथियों को देखना और पहचानना चाहिए जिनके समर्थन के बिना बड़ी बड़ी मंजिलें हासिल करना नामुमकिन होता। ये एक ऐसा सवाल है जो रमाई की कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है।